बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र का जो 15वां आपका अध्याय है, वैसे अब हमारा ये शुरू का अध्याय रहेगा। अर्थशास्त्र का पहला आर्थिक विकास और नियोजन, मैं उसके बारे में आपको समझा रही हूँ। हम सब चाहते हैं कि हमारे लिए खाने के लिए अच्छा भोजन हो, रहने के लिए अच्छा घर हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, हमको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हो। लेकिन ये सब तभी संभव है जब हमारे लिए आवश्यकता वाली वस्तुएं हो और उन वस्तुओं का उत्पादन हो। उत्पादन का मतलब वो वस्तुएं हमें बने। अब ये वस्तुएं हमें मिलेंगी कैसे? इन वस्तुओं के लिए हमें पैसा चाहिए, और पैसा हमें कब मिलेगा? जब कोई ना कोई हम रोजगार करेंगे। तो जब किसी देश में लोगों को रोजगार प्राप्त हो, उनको आय प्राप्त होती रहे, वहाँ वस्तुएं बनती रहे और सब लोगों को पर्याप्त मात्रा में वस्तुएं मिलती रहे, मतलब उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी होती रहे, तो ये सब प्रक्रिया जहाँ व्यक्ति खुशहाल जीवन बिताता है, जहाँ पर उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं आर्थिक विकास। अब सभी देशों में आर्थिक विकास होता है, लेकिन उसकी जो गति होती है वो अलग अलग होती हैं। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत माना जाता है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और इसके अंतर्गत जो उत्पादन के साधन हैं, जिनसे हमें रोजगार प्राप्त होता है, उनका सही ढंग से उपयोग हो रहा है, और इन सब के परिणाम स्वरूप देश में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि हो। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। अब अगला हमारा जो है कि विकास की अवधारणा। विकास ये नहीं कि अभी विकास हुआ है। हमारे देश में प्राचीन काल से आप सबको पता होगा कि हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय हमारा देश कई जो दूसरे देश थे उनसे कई गुना आगे था। आप सबको पता है कि अंग्रेज लोग हमारे देश को सोने की चिड़िया जानकर ही यहाँ हमसे व्यापार करने के लिए आए थे। सभी विदेशी लोग हमारे यहाँ पर व्यापार करने के लिए इच्छुक रहते थे। हमारी अर्थव्यवस्था उस समय बहुत ही सुदृढ़ थी। हमारे यहाँ का जो जीवन था, सादा जीवन था। लोग कठोर मेहनत करते थे और परस्पर भाईचारा प्रेम पूर्वक रहते थे। ये हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। हमारे यहाँ उपजाऊ भूमि थी, जिससे पर्याप्त अन्न का उत्पादन होता था। गाँव में कुटीर उद्योग थे। उस समय बड़े बड़े उद्योग नहीं थे, हाथों से काम करने वाले कुटीर उद्योग थे, जो यहाँ के जीवन व्यक्ति आसानी से उन उद्योगों को चलाते थे। व्यापार बड़े पैमाने पर भी होता था। विदेशों के साथ भी हमारे यहाँ के व्यापार होते थे। हमारा देश उस समय खुशहाल संपन्न था। इन सब सुविधाओं के साथ साथ हमारी एक और बड़ी चीज़ थी, मानव मूल्य। मानव मूल्य मतलब आपस में भाईचारा, प्रेम, सहयोग। ये उस समय हमारे यहाँ पर ज़्यादा मायने रखता था। चाहे व्यक्ति भौतिक उन्नति को इतना महत्व नहीं देता था, लेकिन उस समय मानवीय मूल्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसको विकास हम मानते थे। तो इन सब चीज़ों में हमारा देश बहुत ही आगे था। महान अर्थशास्त्री कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इन सब बातों को बताया है। उसमें बताया है कि हमारा भारत जो देश था प्राचीन समय में किस प्रकार समृद्ध और खुशहाल था। अब हम देखते हैं कि जो हमारा विकास है, उस विकास के क्या लक्षण होने चाहिए। तो विकास की जो लक्षण मतलब इसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कैसे हम कहेंगे कि हमारे देश में या कहीं पर भी विश्व में विकास हो रहा है। तो इसके लिए है सबसे पहले सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया का मतलब है कि विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए विकास हुआ फिर बाद में विकास रुक गया। मतलब कि अगर किसी देश में लोगों को रोजगार मिल रहा है, उन्नति कर रहे हैं, तो वो लगातार होना चाहिए।
तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब निरंतर अगर लोगों का विकास होता रहेगा, रोजगार प्राप्त होता रहेगा, तो स्वाभाविक है कि लोगों की आय में भी वृद्धि होगी, रोजगार मिलेगा, उत्पादन होगा, तो नई नई वस्तुएं बने मिलेंगी, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, है ना। अब दूसरा है राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आर्थिक विकास तभी माना जाएगा जब लोगों की आय मतलब प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हो रही हो। ऐसा नहीं कि हम कहें कि विकास तो हो रहा है, उद्योग धंधे हैं, रोजगार है, लेकिन लोगों की आय नहीं बढ़ रही है, हम वो कि वही पुरानी ही आय मिल रही है। नहीं, इसमें लोगों की आय में भी वृद्धि होनी चाहिए। जो व्यक्ति पहले अगर 2000 कमाता था तो धीरे धीरे उसकी आय बढ़ते हुए 4000, 6000, 10,000, मतलब निरंतर उसकी आय में वृद्धि होनी चाहिए। अब जब लोगों की आय में वृद्धि होगी तो राष्ट्र की भी आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय कैसे बनती है? हम सब लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय होती है उन्हीं आय को मिलाकर अगर हम देखा जाए तो वही हमारी राष्ट्र की आय होगी। तो आर्थिक विकास का एक लक्षण है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए। तीसरी इसकी विशेषता है दीर्घकालीन प्रक्रिया। दीर्घकालीन, दीर्घ का मतलब लंबा, दीर्घ मतलब लंबा होता है, तो दीर्घकालीन प्रक्रिया का मतलब है कि आर्थिक विकास लंबे समय तक होना चाहिए। ऐसे नहीं 1 साल 2 साल तो किसी देश में बहुत उन्नति हुई लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर वो पिछड़ता जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आर्थिक विकास वहाँ हो रहा है तो दीर्घकालीन लंबे समय तक वहाँ विकास होना चाहिए। ऐसा जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि किसी साल अगर अच्छी वर्षा हो गई तो कृषि का उत्पादन बढ़ गया तो उस साल राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी, लेकिन अगले साल फिर अगर वर्षा नहीं हुई तो उत्पादन घट जाएगा, तो वो आर्थिक विकास नहीं कहलाएगा। आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है कि निरंतर उत्पादन बढ़ता रहे। अगली इसकी विशेषता है संसाधनों का समुचित विदोहन। संसाधन आप सब जानते हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती हैं, उन चीज़ों को व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर लेता है, अपनी आवश्यकताओं के लिए उनको उपयोग में लाता है, तो वह संसाधन बन जाते हैं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी को व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए खेती कर लेता है, मिट्टी से घड़े बर्तन बना लेता है, तो वह संसाधन बन जाते हैं। मिट्टी से हम अपना घर बना लेते हैं, घर कितना मूल्यवान हो जाता है, तो वो संसाधन बन गए। इसी तरह अगर लोहा ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है तो वो किसी काम का नहीं है, लेकिन व्यक्ति उसको निकाल लेता है और उससे मशीनें बना लेता है, कई चीज़ें लोहे की बन जाती हैं, तो वो संसाधन हो जाते हैं। तो और संसाधनों का समुचित विदोहन, विदोहन का मतलब है कि हम उनका सही ढंग से उपयोग करें। तो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि हमारे देश में जितने भी संसाधन हैं, खनिज पदार्थ हैं, वन हैं, जंगल हैं, पानी है, इन सब संसाधनों का हम सही ढंग से उपयोग करें। अगली इसकी विशेषता है जीवन स्तर एवं समाज कल्याण में उन्नति। आर्थिक विकास के दौरान प्रति व्यक्ति आय में तो वृद्धि होती है। अब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है तो स्वाभाविक है कि उसके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। अगर किसी व्यक्ति की आय पहले 2000 थी तो वो कम सामान खरीद पाता था, लेकिन जैसे जैसे अगर उसकी आय बढ़ेगी 4000, 6000, 10,000 होगी तो उसका रहने सहने का स्तर अच्छा होगा। जिन चीज़ों को पहले वो घर में नहीं ला पाता था खरीद कर, वो चीज़ें अब लाने लगेगा, अच्छा खाना खाने लगेगा। फल फ्रूट अगर वो पहले नहीं खरीद पाता था, अब वो फल लाने लगेगा। घरों में जो सामान नहीं थे वो लाने लगेगा। अगर वो पहले कहीं से साइकिल से कहीं आना जाना करता था, तब उसके पास बाइक आ जाएगी। और अगर अच्छा उसका जीवन स्तर हो जाएगा तो वो कार का उपयोग करने लग जाएगा, बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा देने लगेगा अच्छी। तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि होती है तो लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि होनी चाहिए, तभी हम आर्थिक विकास कहेंगे। लोगों का रहन सहन अच्छा होना चाहिए, उनके आर्थिक कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए। अगर विकास होगा तो सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जन कल्याण के कार्यक्रमों में वृद्धि होगी। तो ये थे हमारे विकास के लक्षण। अब मैंने अभी आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय क्या होती हैं।
तो राष्ट्रीय आय का मतलब है कि इसको हम इस तरीके से निकालते हैं कि देश में श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रति वर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं के शुद्ध योग, जिसमें सब प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती हैं, का उत्पादन करते हैं। यही देश की वास्तविक शुद्ध आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है कि एक साल में हमारे देश में श्रम और पूंजी, श्रम मतलब जितने भी काम करने वाले व्यक्ति, चाहे श्रम का अंतर्गत सिर्फ श्रमिकों को नहीं लिया जाता है, जो भी व्यक्ति चाहे वो शारीरिक रूप से काम करें चाहे वो मानसिक रूप से काम करें। जैसे अगर मजदूर हैं तो वो शारीरिक रूप से काम कर रहा है, लेकिन अगर एक डॉक्टर हैं, एक अध्यापक हैं, एक वकील हैं, तो वो मानसिक रूप से काम कर रहे हैं। वो किसी वस्तुओं को बना नहीं रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं, तो वो दोनों ही श्रम के अंतर्गत आएंगे। और पूंजी का मतलब है कि हम जो भी काम करते हैं वो किसी न किसी साधन के द्वारा करते हैं। जैसे अगर किसान है, खेती कर रहा है, तो वो किसान खेती में उसको कई तरह के औजारों की आवश्यकता होती है, मशीनों की आवश्यकता होती, उनके द्वारा वो कर रहा है। तो इन दोनों के द्वारा हम प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील, मतलब कुछ ना कुछ हम प्राकृतिक साधन को ही लेकर काम करते हैं। तो इसके द्वारा हम जो भौतिक और अभौतिक, अब भौतिक का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये आपने साइंस में पढ़ा है, भौतिक और अभौतिक चीज़ें क्या होती हैं। भौतिक चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और अभौतिक जिनको हम या छू नहीं सकते लेकिन हम उनको महसूस कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जितनी हमारे देश में बनेंगी, उन सब का उत्पादन कुल मिलाकर उनको कहते हैं राष्ट्रीय आय। अभौतिक वस्तुओं में सेवाएं आ सकती हैं, सेवाएं ही आती हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक डॉक्टर के यहाँ हम जाते हैं तो डॉक्टर ने इलाज करके हमको स्वस्थ कर दिया। अब स्वस्थ हम अंदर से अपने आप को स्वस्थ हो रहे हैं, है ना, तो ये होगी सेवाएं। अध्यापक जो हमें शिक्षा देते हैं तो वो हमें हमारा विकास कर रहे हैं, हमारा ज्ञान हमको प्रदान कर रहे हैं, तो हमारा आगे का डेवलप हो रहा है, लेकिन वो हमें तुरंत दिख नहीं रहा है, तो वो होता है अभौतिक। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति है, कारखाने में काम कर रहा है, वो वस्तु बना रहा है, तो वो वस्तुएं तुरंत हमें दिख जाएंगी, तो वो वस्तु कहलाती हैं भौतिक वस्तुएं। तो राष्ट्रीय आय आप लोगों को समझ आई कि एक वर्ष में हमारे देश में जो श्रम और पूंजी प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर जो भौतिक और अभौतिक वस्तुएं बनाते हैं, उनका वास्तविक योग हमारा राष्ट्रीय आय कहलाती है। और राष्ट्रीय आय का संबंध एक वर्ष से रहता है। अब प्रति व्यक्ति आय जो देश में सभी लोगों को मिलकर जो काम करते हैं, निजी व्यक्ति जो काम करते हैं, उनकी आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। अब प्रति व्यक्ति आय निकालने का हमारा सूत्र रहता है कि राष्ट्रीय आय में अगर हम देश की कुल जनसंख्या का भाग दे दें तो वो हमारी प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। अब हमने अभी पढ़ा था कि आर्थिक विकास, तो इसके संकेतक क्या हैं। संकेत मतलब किस चीज़ से हम पता करेंगे कि राष्ट्रीय आय हमारी या हमारे देश का विकास हो रहा है या विश्व का विकास हो रहा है। तो इसके लिए संकेतक के रूप में अभी हमने देखा था कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को हम देखते हैं, लेकिन सब देशों में जनसंख्या अलग अलग हो जाती है, उसके अनुसार आय भी अलग अलग हो जाती है। तो सिर्फ राष्ट्रीय आय के आधार पर अगर हम कहें कि देश का विकास हो रहा है तो ये सही नहीं है। कई विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं इसके बारे में। किसी ने कहा है कि हमें सिर्फ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को ही मापदंड नहीं मानना चाहिए, वहाँ हमें ये भी देखना चाहिए कि वहाँ लोगों का कल्याण हो रहा है कि नहीं, सामाजिक कल्याण हो रहा है कि नहीं, भौतिक कल्याण हो रहा है कि नहीं। तो इसी तरह अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। तो इस सब को विचारों को मानते हुए सन 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव विकास संकेतक या सूचकांक प्रकाशित किए हैं। इन संकेतों के आधार पर रिपोर्ट की जाती हैं। इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि इन संकेतों में क्या है। अभी हम इन संकेतों को देखते हैं। ये संकेत हमारे हैं किसी देश में शिशु मृत्यु दर,
जीवन की संभाव्यता, शैक्षणिक प्राप्ति, इन सब को लिया जाता है कि संभावना था मतलब कि एक देश में लोगों को कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता क्या है, कितने वर्ष तक व्यक्ति वहाँ जीवित रहता है, वयस्क साक्षरता का दर क्या है। ये नहीं कि नहीं तो पता चला कि देश तो आगे बढ़ रहा है और वहाँ पर सब लोग निरक्षर हो। निरक्षर नहीं, साक्षर होने चाहिए। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन बढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इनके लिए विकास के स्तर किन वर्गों में बांटे गए हैं। तो इनको 3 उसमें बांटा गया हुआ है: उच्च मानवीय विकास वाले देश, मध्यम मानवीय विकास वाले देश और निम्न मानवीय विकास वाले देश। तो उच्च मानवीय विकास वाले देश कौन कौन से आएंगे? जिन देशों के सूचक का माप आप लोगों की तालिका में भी देख रहे होंगे, आपको दिख रही है। तो अलग अलग देशों के नाम दिए हुए हैं जिनका विश्व में स्थान दिया हुआ है। 0.8 या इससे अधिक होता है वो उच्च मानवीय विकास वाले देश कहलाए जाते हैं। मध्यम मानवीय विकास वाले देश, जिन देशों का सूचक में माप 0.5 से 0.8 तक होता है उन्हें मध्यम मानवीय विकास वाले देश कहा जाता है। और थर्ड है निम्न मानवीय विकास वाले देश, जिन देशों के सूचक का माप 0.5 से होता है उन्हें निम्न मानवीय विकास वाले देश कहा जाता है। अब अगला टॉपिक है हमारा विकसित एवं विकासशील राष्ट्र। विकसित राष्ट्र कैसे कहेंगे, विकसित देश किसे कहेंगे? विकसित देश वे हैं जहाँ के नागरिकों को अपनी भोजन, रोटी, कपड़ा या दूसरी आवश्यकताएं वो आसानी से पूरी कर लेते हैं, उन्हें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती हैं, जहाँ पर लोगों को रोज़गार आसानी से प्राप्त हो जाता है। जिन देशों में निर्धनता व बेरोजगारी नियंत्रण में है वो विकसित देश कहलाते हैं। इन विकसित देशों में जापान, अमेरिका, इंग्लैंड आती हैं। इसके अतिरिक्त कई देश ऐसे होते हैं जहाँ पर व्यापक बेरोजगारी है, निर्धनता है, गरीबी है, मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी सही ढंग से पूरा नहीं कर पाता है या उनको करने के लिए प्रयत्नशील है, इतने अच्छे से नहीं कर पाता है, वहाँ बेरोजगारी फैली हुई है। तो वो देश कहलाते हैं विकासशील देश, जहाँ पर बेरोजगारी पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है, गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये देश कहलाते हैं विकासशील देश, जो धीरे धीरे अपने आप को विकसित देशों की श्रेणी में लाने की कोशिश करें। इनमें है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार आदि। और अल्प विकसित देश होते हैं जो धीरे धीरे विकासशील होते हैं। बच्चों, अब हम आर्थिक नियोजन के बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक मतलब तो आपको समझ में आएगा। नियोजन का मतलब होता है सोची समझी गई योजना। आर्थिक नियोजन का मतलब है कि देश के विकास के लिए ऐसी योजना बनाना जिससे देश में उत्पादन, रोजगार का स्तर बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर जाए। तो आर्थिक नियोजन का एक सोची समझी गई योजना जिसमें एक निश्चित लक्ष्य हो और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। तो ये कहलाती है आर्थिक नियोजन। देखो बच्चों, कोई भी काम अगर हमें करना होता है तो सबसे पहले हमें उसकी योजना बनानी पड़ती है। बिना योजना के हम कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए अगर हमें कहीं एक शहर से दूसरे शहर ही जाना है तो उसके लिए पहले हम योजना बनाएंगे कि हमें किस तारीख को जाना है। तो उसके पहले ये योजना बनेगी कि हमें किस साधन से जाना है, ट्रेन से जाना है या बस से जाना है या अपने निजी वाहन से जाना है, कैसे जाना है। अगर ट्रेन से जाना है तो हमें ट्रेन का रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, बस से जाना है तो बस की टिकट की बुकिंग करवानी पड़ेगी। योजना बनाना पड़ता है कितने दिनों के लिए जाना है, किस काम के लिए हम जा रहे हैं,
कब हम वापस आएंगे, ये सारी हम योजना के अनुसार हम काम करते हैं। ऐसे नहीं कि हम कहीं भी उठकर चल देते हैं। हमें खुद को ही नहीं पता होता है कि हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी अगर हम काम करते हैं तो पहले हम उसकी योजना बनाते हैं। हाँ, योजना बड़ी या छोटी हो सकती है, लेकिन और कभी कभी लिखित रूप में योजना होती है और कभी कभी हम अपने दिमाग में योजना बना लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम अपने फ्रेंड के घर ही जा रहे हैं तो हम अपने दिमाग में योजना बना लेते हैं कि हमें किस काम के लिए जाना है, किस समय, कितने समय के लिए जाना है, वहाँ क्या बात करनी है, किस साधन से हमें जाना है। तो ये छोटी सी योजना होती है जो हम मानसिक रूप में। तो इसी तरह अगर हमें देश का विकास करना है तो सरकार को इसके लिए निश्चित सोच समझकर योजना बनानी पड़ेगी। तो वो योजना कहलाती है आर्थिक नियोजन, और इसमें हमारे देश के उपलब्ध समस्त संसाधनों का हमें उपयोग करना पड़ेगा। अब भारत में नियोजन की शुरुआत कब से हुई? आप सबको पता है कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर 200 वर्षों तक हम पर राज किया था। जब अंग्रेज लोग हमारे देश से गए थे, हमें आज़ादी प्राप्त हुई, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी थी। सभी क्षेत्र, चाहे उद्योग हो, कृषि हो, व्यापार हो, सभी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था हमारी छिन्न भिन्न हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के जो बड़े बड़े राजनेता लोग थे, उन लोगों ने सोचा कि देश को हम आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे हम इस देश को फिर से समृद्धि के इस पर लाएं। तो इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई, उसको नाम दिया गया था आर्थिक नियोजन। आर्थिक योजना बनाई, उस योजना के फलस्वरूप एक योजना आयोग का गठन किया गया। सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद 15 मार्च 1950 में देश के लिए योजना बनाने के उद्देश्य से योजना आयोग का गठन किया गया। इन योजना आयोग में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई और इन पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य रखा गया कि हम एक एक क्षेत्र का विकास करें। सबसे पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि हम कृषि का विकास करें। फलस्वरूप हमारे यहाँ हरित क्रांति का हुआ। चारों तरफ हमारे यहाँ पर इतना अन्न का उत्पादन होने लगा कि जो अनाज हम विदेशों से मंगाते थे, इस हरित क्रांति के फलस्वरूप इसके बाद हम विदेशों को अनाज भेजने लगे। तो हमारे यहाँ पर आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई। इन आर्थिक नियोजन के हमारे उद्देश्य यही थे कि हम अपने देश में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कर सकें, रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकें, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो, हमारे देश में जो गरीबी भयंकर व्याप्त थी, उस गरीबी को दूर किया जा सके, सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति हो, लोगों का जीवन स्तर बढ़े, लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। ये सब हमारी आर्थिक नियोजन के हमारे उद्देश्य थे। हमारी कई पंचवर्षीय योजनाएं हमारी बनी। आप लोग इसमें चार्ट में देख रहे हो कि हमारी कब से कब पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। ये अभी आपकी इसमें चार्ट में है। जब आप 11th-12th क्लास में जाओगे तो इन योजनाओं के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारे यहाँ की जो नियोजन, आर्थिक नियोजन है, इनमें क्या सफलता मिली और क्या असफलता मिली। तो इसमें हमें हमारी जो मैंने आपको बताया कि हमारा आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुआ और उसके बाद निरंतर हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं चलती जा रही हैं, जिनके कारण हमने अपने देश में आत्मनिर्भरता प्राप्त की हैं। तो इसकी कुछ सफलताएं हैं। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, आप इनमें पॉइंट में देख रहे हैं, आंकड़ों में दी हुई है। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जब से हमारे देश में नियोजन शुरू हुआ है, हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय बढ़ती ही जा रही है। लोगों की प्रति व्यक्ति आय, देश की राष्ट्रीय आय लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़े आपको दिख रहे हैं इसमें। बचत व विनियोग दर में वृद्धि। बचत मतलब लोगों की, अब जब स्वाभाविक है कि हमारी आय बढ़ेगी तो धीरे धीरे हम उस बढ़ी हुई आय को सारी तो खर्च नहीं करेंगे, उसमें से हम बचत करना शुरू करेंगे और बचत करेंगे तो उस बचत को हम अपने घरों में, अब तो हम बैंकों में रखने लग गए हैं। तो बैंक में जब हमारा सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है बचत, तो बैंक उस हमारे पैसे को, जिस व्यक्ति को रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, उसको वो लोन के रूप में दे देती हैं। तो ये
वो विनियोग कहलाता। और एक हम भी अपने बचे हुए पैसे को किसी उद्योग धंधे में लगा दें तो वो भी हमारा विनियोग कहलाएगा। कि विनियोग मतलब हमने किसी और काम के लिए उस पैसे को लगा दिया, नए उत्पादन के लिए लगा दिया। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि एक गरीब महिला है, अगर उसने बचत कर करके एक सिलाई मशीन खरीद ली और सिलाई मशीन के फलस्वरूप वो और उत्पादन नए नए कपड़े बना रही है जिसकी उसकी आय बढ़ रही है, तो वो उसकी बचत जो उसने मशीन खरीदी सिलाई मशीन, तो सिलाई मशीन में पैसा खर्च करना कहलाएगा विनियोग। विनियोग मतलब हम अपने बचे हुए पैसे से और ऐसे काम में लगाएं जिससे हम और पैसा कमा सकें, ऐसी पूंजीगत वस्तुओं में लगाएं जिससे हम और पैसा प्राप्त कर सकें, तो वो कहलाता है विनियोग। तो जब हमारी आर्थिक पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई उसके बाद हमारा बचत और विनियोग दर में हमारे देश में वृद्धि होती गई। तीसरा हमारा है कृषि क्षेत्र में विकास। आर्थिक नियोजन के फलस्वरूप हमारे यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकें आती गई। हरित क्रांति के फलस्वरूप तो नई टेक्नोलॉजी आई हमारे यहाँ। पहले जो हाथों से काम किया जाता था खेतों में, अब वो सारा काम मशीनों से होने लग गया। किसान आत्मनिर्भर बन गए, हम अपने अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन गए। पहले स्वतंत्रता के समय हमें अनाज विदेशों से मंगाना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे पंचवर्षीय योजनाओं के कारण हमारे कृषि का उत्पादन बढ़ता गया और हम आत्मनिर्भर हो गए। हरित क्रांति के कारण हमारे यहाँ पर उन्नत बीज आए, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाई, सिंचाई सुविधाओं को अपनाया गया और कृषि के क्षेत्र में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली। औद्योगिकरण, सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है हमारा नियोजन का वो औद्योगिकरण में हुआ। आज भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन गया। शुरू में हमारे यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं थे, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं के कारण हमारे यहाँ लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना की जा रही है, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है और बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होता जा रहा है। आज हमारे देश में लोहा इस्पात, इंजीनियर, रसायन, सीमेंट के कई भारी उद्योग स्थापित हैं। तो और इन सब में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्युत उत्पादन वृद्धि, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे यहाँ पर कई गाँव में रोशनी नहीं थी, बिजली नहीं थी। गिने चुने गाँव में ही थी, शहरों में थी लेकिन गाँव में नहीं थी। आज हम देखते हैं कि आज हर गाँव, कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा होगा जहां पर कि बिजली ना पहुंच रही हो। इन पंचवर्षीय योजनाओं के कारण आज हर गांव, हर छोटे से क्षेत्र में सरकार ने गांव का विद्युतीकरण कर चुके हैं। परिवहन संचार के क्षेत्र में हमने प्रगति की है। पुराने समय में गांव में कच्ची सड़कें हुआ करती थी, वाहन तक नहीं जा पाते थे, लेकिन आज सरकार ने कोशिश की है इन पंचवर्षीय योजनाओं के कारण कि प्रत्येक क्षेत्र पर, प्रत्येक कस्बे में पक्की सड़कें बनाई जाए, वहाँ पर वाहनों की उपलब्धता कराई जाए। सरकारी बसें, निजी गाड़ियाँ चलने लगी हैं, जिससे हमारी परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में वृद्धि हुई। संचार में टेलीफोन, मोबाइल, आज आप देखते हैं कि गांव में हर व्यक्ति, हर बच्चे के पास, हर घर में हमको मोबाइल, टेलीफोन मिल जाएंगे। इन सब चीज़ों से हम अवगत हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में हमारे यहाँ वृद्धि हुई। अब हम हर गांव में आप लोगों को मिडिल, प्राथमिक स्कूल मिल जाएंगे। हर गांव में सरकारी हॉस्पिटल है। शहरों में सरकार ने सरकारी हॉस्पिटल खोल रखे हैं। तो पढ़ाई के लिए और स्वास्थ्य के लिए हमारे देश में अब कहीं कोई कमी नहीं है। अच्छे से अच्छे स्कूल हमारे यहाँ पर हैं। स्वास्थ्य की उन्नत सुविधाएं सरकार ने हमें प्रदान की हुई हैं। बैंक के क्षेत्र में उन्नति हुई है। आज हर शहर में, हर इलाके में, हर गांव में सरकार ने बैंक स्थापित की है। गांव में किसानों के लिए कोऑपरेटिव बैंक है जो कम उस पर उनको ऋण, उसको लोन उपलब्ध करा देती है कम ब्याज पर। निर्यात एवं आयात में वृद्धि हुई है। कई वस्तुओं का हम अब निर्यात करने लगे हैं। जो पहले वस्तुएं हम मंगाते थे, अब हमने उनकी आयात को कम करके हमने निर्यात बढ़ा दिया है। और जो हमारी आवश्यक वाली वस्तुएं होती हैं सिर्फ हम उन्हीं को मंगाते हैं। तो ये तो थी हमारे आर्थिक नियोजन की सफलताएं।
लेकिन इन सफलताओं के बाद भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हम अभी पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। हमें सफल होना है और उम्मीद है कि हम बहुत ही जल्द इन क्षेत्रों में भी सफलता हासिल करेंगे। तो पहला क्षेत्र है जहाँ पर हमारी सफलता कमज़ोर है, प्रति व्यक्ति आय में धीमी प्रगति। आर्थिक नियोजन के बाद प्रति व्यक्ति आय जितनी बढ़नी थी उतनी अभी हमारे देश में नहीं बढ़ी है। क्षेत्रीय असंतुलन। अब आर्थिक नियोजन के कारण क्षेत्रों में असंतुलन का मतलब है कि कई क्षेत्र अच्छे थे तो वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित हो गए, फलस्वरूप उन क्षेत्रों का विकास हो गया। अब उद्योग धंधे स्थापित हुए तो वहाँ के नागरिकों को रोजगार प्राप्त हो गया, लेकिन जो दूसरे क्षेत्र थे जहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित नहीं हुए वो व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त नहीं हुआ। तो इस तरीके से क्षेत्रीय असंतुलन हो गई। अब जैसे इसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा ये विकसित आ गए। कई राज्य महाराष्ट्र में कई उद्योग धंधे, अब आप लोगों ने देखा होगा कि बॉम्बे में कई कपड़ों की मिलें हैं, गुजरात में कपड़ों की मिलें स्थापित हुई है। तो इस फलस्वरूप वहाँ के जो प्रदेश के निवासियों को रोजगार अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर प्राप्त हो रहा है। मूल्य वृद्धि। हम सभी देख रहे हैं कि लगातार वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान गरीबों को होता है। मध्यम या निम्न वर्ग परिवार वालों को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो सरकार इस दिशा में प्रयास तो कर रही है, लेकिन अभी पूरी तरीके से हम मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। बेरोजगारी में वृद्धि। सरकार कोशिश कर रही है कि बेरोजगारी पर नियंत्रण हो, लेकिन फिर भी बेरोजगारी की संख्या का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और अब सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है वो है शिक्षित बेरोजगारी। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में तो सफलता प्राप्त कर ली। हर व्यक्ति, हर बच्चे को सरकार शिक्षा देने का प्रयास कर रही है, निःशुल्क शिक्षा दे रही है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को सरकार निःशुल्क शिक्षा दे रही है, लेकिन उस शिक्षित व्यक्तियों को सरकार रोजगार देने की गारंटी नहीं प्रदान कर रही है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आय व धन की असमानता में वृद्धि हो रही है। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े धनी व्यक्ति हैं, वो तो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब व्यक्ति और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। सार्वजनिक उद्यम की असफलता। सरकार ने सरकारी जो उद्योग स्थापित किए थे वो उद्योग कई हानि में चल रहे हैं। इनका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। जो उद्योग जिस सरकार ने उद्देश्य के लिए उनकी स्थापना की थी उस उद्देश्य में सरकार सफल नहीं हो पाई है। तो ये थे हमारे आर्थिक नियोजन की असफलताएं। अगला हमारा जो लास्ट का टॉपिक है वो है इंडिया विजन 2020। अब हमारा अभी 2020 ही चल रहा है। तो भारतीय योजना आयोग ने जनवरी 2003 में इंडिया विजन 2020 के नाम से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया था। इसमें कहा गया था कि भारत 2020 तक विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। और उन्होंने कहा था तो वास्तव में बहुत कुछ सीमा तक ये पूरा भी हुआ है। फलतः देश से बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता पूर्णतः दूर हो जाएगी। अब इसमें कहा था कि बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता पूर्णतः तो नहीं हुई है, लेकिन बहुत कुछ सीमा तक हमारे यहाँ पर ये कंट्रोल में करने का सरकार प्रयास कर रही है। योजना आयोग का अनुमान है कि सन 2020 तक देश की 135 करोड़ जनसंख्या बेहतर पोषित, अच्छे रहन सहन के स्तर वाली, पूर्णतः स्वस्थ तथा अधिक औसत वायु होगी। जो योजना आयोग ने जो अनुमान लगाया है, जो उन्होंने कल्पना की है, जो उन्होंने भारत के लिए सपने देखे हैं, वो यकीनन पूरे होंगे। हमारा देश यकीनन विकसित देशों की श्रेणी में जल्द ही शामिल होगा। हमारे देश से पूर्णतः बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता दूर होगी और इस सब में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। आप सब बच्चे हमारे देश के विकास को आगे बढ़ाएंगे और हमारे देश को विकसित होने में मदद करेंगे। आशा करती हूँ आपको अर्थशास्त्र का ये पहला अध्याय समझ में आ गया होगा।